एक व्यक्तित्व वो होता है जो दिखता है, एक व्यक्तित्व वो जो दिखने की कोशिश करता है, एक व्यक्तित्व वो जो बिना प्रयास के ही दिखता, बसता, रमता और प्रभावित करता है। जी हाँ, हम आज एक ऐसी ही शख्सियत से मिलने आए हैं जो लोगों की नजरों में आते हैं और आकर ठहर जाते हैं। नमस्कार, मैं अनुराग दांगी आप सभी का स्वागत करता हूं संवाद भारत के इस एक्सक्लूसिव प्रोग्राम जिद कहानी जिंदगी की में। आज के हमारे इस शो के मेहमान हैं डॉक्टर कुमार अरुणोदय सर। जी हाँ, तो चलिए सबसे पहले स्वागत करते हैं इस शो में डॉक्टर कुमार अरुणोदय सर का। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, आभार। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन द शो सर। हम सीधे सीधे उन क्वेश्चन से शुरुआत करना चाहेंगे जो सच में लोगों को बहुत अधिक कनेक्ट कर सकता है। जैसे मैंने देखा कि आपकी स्कूलिंग जो है नेतरहाट से हुई है, तो सबसे पहले जानना चाहेंगे कि सर आपकी स्कूल लाइफ कैसी थी, स्कूल में कैसे थे डॉक्टर कुमार अरुणोदय? ये कहना बड़ा मुश्किल है कि ये तो 3-4 दशक पहले की बात है, जब उस समय बिहार में 2 स्कूल थे, सैनिक स्कूल तिलैया और नेतरहाट स्कूल का नाम था। और ये सुन के आज अच्छा लगता है कि उस समय हम लोगों ने एग्ज़ाम दिए थे उस विद्यालय की प्रवेश परीक्षा के लिए। करीब 40,000 बच्चों ने शायद उसमें भाग लिया था उस परीक्षा में नामांकन के लिए, और करीब 100 बच्चों का नामांकन हुआ था। तो ये यूँ कहें कि जो उत्तीर्ण हुए तो 40,000 में 100 बच्चों की जो सफलता की जो एक खुशी होती है वो वहाँ थी। और नेतरहाट विद्यालय की बात अगर करें तो आप इसको यूँ मानिए कि वो एक विद्यालय नहीं, एक प्रयोगशाला है, वो जीवन की प्रयोगशाला है। एग्जैक्टली। और आज नेतरहाट विद्यालय से जो लोग भी वहाँ से पढ़ के निकले हैं, अगर उनका जीवन आज सुखमय है, सफल है, या अगर अच्छा चल रहा है, तो विद्यालय का ही देन है। क्योंकि वो विद्यालय, पढ़ाई की बात मैं नहीं करना चाहता, पढ़ाई तो हर विद्यालय में होती है, हर जगह वो, लेकिन जीवन जीने की जो विधि है कि व्यक्ति को जीना कैसे चाहिए, संवेदना क्या होती है, प्रभाव क्या होता है, प्यार क्या है, समर्पण क्या है, या एक निष्ठा वाली बात जो होती है, वो विद्यालय सिखाता है हम लोगों को। और उस समय ये तो बड़ा कठिन प्रश्न है कि उस समय अरुणोदय कैसा था। उस समय उम्र भी 10-12 साल की होगी, तो बदमाशी तो हर बच्चे के जेहन में ही है, तो हम भी बदमाशी रहे होंगे, डांट पड़ती भी होगी हम लोग तो लेकिन वो सब स्वाभाविक है। एग्जैक्टली। और उसी का अपना एक मजा भी है। अभी अगर उन सारी चीजों को याद करते होंगे तो एक स्पेशल फील, फील तो होता है कि भाई हम उस समय, आज भी जब उस समय जो हमारे क्लास में साथ थे, हमारे मित्र थे, बात उनसे भी होती है। आज हमारे, सच कहा जाए तो आज हमारी अगर गहरी मित्रता है, क्या बात है, तो विद्यालय की जो हमारे मित्र रहे 40 साल, तो 4 दशकों से हमारी जो मित्रता है आज भी हम निभा रहे हैं। क्या बात है। तो ठीक है, मित्र कॉलेज के बने, उसके बाद भी बने, लेकिन जो गहरी की बात आपने की, जो किसी भी समय मैं उनके यहाँ जा सकूं, वो मेरे यहाँ आ सके, तो वो हमारा वही समूह होता है। और नो डाउट आपके व्यवहार से देख करके ऐसा प्रतीत होता है कि मतलब आप हर किरदार में फिट हैं। जैसे आप एक शिक्षक हैं, आप पिता हैं, पुत्र हैं, पति हैं, मतलब जिस भी किरदार में आपको अगर देखा जाए तो आप हर किरदार में फिट होते हैं। सामान्यतः एक आम आदमी को अगर देखा जाए तो वो कहीं ना कहीं डिसबैलेंस कर ही जाता है, बट आप बड़े संतुलित तरीके से इन सारी किरदार को निभाते चले जाते हैं। कैसे कर पाते हैं आप ये सारी चीजें? नहीं, इसका कोई, सच कहिए तो कोई इसका इक्वेशन नहीं है, कोई इसका फॉर्मूला नहीं है कि आप अपने हर किरदार को आप कैसे निभाते हैं। मैं एक ही बात कहता हूं कि व्यक्ति के भीतर में, व्यक्ति क्या हो, आज जो हम जो देखते हैं, युवाओं में जो देखते हैं, जो थोड़ी पीड़ा भी होती है कि आज का हर युवा जगह के हिसाब से अपने आप को ढालने की कोशिश करता है, और लोग सिखाते भी हैं कि जैसी जगह हो वैसी तो तुम अपना व्यवहार बदल लो या ढाल लो। मैं इसके थोड़ा उलट मानता हूँ, ये आदमी को अपने आप बदलना नहीं चाहिए जगह के हिसाब से। क्योंकि अगर आप एक पति हैं, पुत्र हैं, मित्र हैं, शिक्षक हैं या दोस्त हैं, जो भी जिस भाव में आप अपने आप को जिलाते हैं, जीते हैं, यह संभव नहीं हो सकता कि अगर आप एक अच्छे पुत्र हैं तो आप एक खराब पिता होंगे, या आप अगर एक अच्छे शिक्षक हैं तो आप एक खराब शिष्य होंगे या गुरु होंगे। ये नहीं हो सकता। व्यक्ति के भीतर में जो भावना होती है, जो व्यक्ति का मूल होता है, उस पर अगर काम किया जाए, उसको अच्छा करने की कोशिश करनी पड़ेगी आपको। तो अगर भीतर आपका अगर अच्छा है, आपका अगर सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, आपने अपने आप को निर्माण कर लिया, उस भाव में कर लिया है, तो किसी भूमिका में हो, एक अच्छे अभिनेता को बोलना नहीं पड़ता कि आपको किस भाव में अभी आपको अभिनय करना है। वो कोई भी अभिनय करेगा, उसमें सर्वोत्कृष्ट ही रहेगा। मतलब व्यक्ति के जीवन एक अभिनय ही तो है। आप में अभिनय करने की क्षमता होनी चाहिए, कला होनी चाहिए। तो यहाँ हमें अभिनय नहीं करना, हमें यह भाव जगाना होता है।
फिल्मों में अभिनेता अपने अभिनय कला को और तब परिष्कृत करते हैं। पारिवारिक जीवन में या समाज जीवन में आपके भीतर भाव की उत्पत्ति होनी चाहिए, भाव स्वभाव हो, भाव में उत्कृष्टता हो, थोड़ी निश्चलता हो और थोड़ा सा अपनापन हो, तो आप किसी भाव में जाएंगे। आप अगर विद्यालय में हैं, तो मैं अगर अच्छा शिक्षक हूं तो निश्चित रूप से जब मैं अपने दोस्तों से मिलूंगा तो मैं एक अच्छा मित्र भी साबित होऊंगा। एग्जैक्टली। रोबोट तो है नहीं कि हम जब शिक्षक हैं तो अच्छे हैं और जब घर में आते हम बुरे हो गए। एग्जैक्टली। तो बस भावना बदलती है, भाव नहीं बदलता। क्या बात। तो उस पर काम करने की कोशिश है उसमें से। और ये बड़ा, इसको आप अगर कुछ करने की आप अगर कोशिश करेंगे तो आपको असफलता होगी। एग्जैक्टली। बहने दीजिए अपने पानी। एग्जैक्टली। पानी कभी ये नहीं कहता कि मुझे नदी में बहना है या तालाब में रहना है। क्या बात है। तो पानी की तरह बन जाइए ना, जिस भाव में है आपको स्वीकार करनी चाहिए। टेक इट एज इट कम्स। नो डाउट, नो डाउट। तो यही गहरा है और कोई न फॉर्मूला है न मंत्र है इसका। नहीं, नो डाउट। एक बहुत अच्छी बात आपने कहा कि बी नेचुरल। Exactly. जैसे आप हैं वैसे ही आप दिखिए भी। हाँ। और जब जैसे आप होते हैं वैसे दिखने लग जाते हैं तो आप हर किरदार में फिट हो जाते हैं। आपको ये सोचना नहीं पड़ता कि आपको कोई अभिनय करना है। एग्जैक्टली। आपकी मूल प्रकृति है कि आप ऐसे ही वास्तविक बनना। एग्जैक्टली। तो जहां भी रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें से। बिल्कुल सी बात है। आप एक बहुत ही नामी शिक्षाविद हैं। अगर हर लोग लगभग पेरेंट्स की बात करें या बिहार में अगर देखा जाए या इंडिया लेवल पे भी देखा जाए तो आपकी एक बहुत अच्छी पहचान है एज ए, अगर देखा जाए तो एजुकेशनिस्ट। एक सवाल है आपसे कि आज ये पेरेंट्स और बच्चों के बीच में कहीं ना कहीं ये जो बॉन्डिंग पहले के दौर में हुआ करती थी और अभी के दौर में है, ये अभाव देखने को मिल रहा है। जैसे हम अपने दौर की बात करें तो उसमें बहुत ही जबरदस्त का कनेक्ट फील होता था, बट अभी कहीं ना कहीं इस बॉन्डिंग में थोड़ा सा अभाव देखने को मिलता है। ये क्यों है और क्या समाधान हो सकते हैं इसके बेसिकली? ये तो बड़ा गहरा प्रश्न है, मैं फिर आपसे कहूंगा। और मूलतः ऐसे ही विषयों पर चर्चा होनी भी चाहिए, क्योंकि ये समाज का जो एक नींव की बात करी थी। एग्जैक्टली। अभी थोड़ा सा हम अगर तो पीछे में चले, फ्लैशबैक में चलें, तो आपने कहा कि पहले के जो अभिभावक थे तो यूजुअली पिता कार्य करते थे और माँ घर संभालती थी। आप खुद देखिएगा कि पहले के पिता थोड़े अगर कड़े थे या लोग बोलते थे कि बहुत अनुशासन प्रिय थे। नहीं, बहुत ही अधिक। हम लोग तो इतना मार खाए होंगे पिताजी से कि मत ही पूछिए। और उसको अगर आप इसको इस रूप में लीजिए तो जितना नुकसान उस समय के पिता वर्ग ने किया, मैं नुकसान की बात कर रहा हूँ। आज अगर आप अगर अपने उम्र दराज के दोस्तों से बात कीजिएगा तो मेरे ख्याल मैं 100 की बात नहीं करता, लेकिन अगर मैं 90 की बात करूं तो मैं उसमें कुछ ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। हमारे वर्ग में 90% जो हमारे युवा है, जो युवा नहीं, जो हम लोग के जो एज ग्रुप के लोग हैं, अपनी माँ के पास ज्यादा आज भी जुड़े होते हैं। एक सिंपल साधारण सा कारण था उसका। पिता की जो छवि थी, अनुशासन प्रिय हैं, कड़क हैं, बहुत कठोर हैं, ठीक है, कठोरता आवश्यक है, लेकिन बच्चों के विकास में केवल अगर कठोरता का सामंजस्य हो तो थोड़ी नुकसान की संभावना होती है। एग्जैक्टली। क्योंकि जब बच्चे छोटे, जब बच्चे बड़े होते हैं, उनको दोनों की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन छोटे बच्चों पर अगर अधिक अनुशासन हो या कठोरता हो, अगर आप प्रयोग करेंगे तो बच्चा कहीं ना कहीं संवेदनाओं में सूखता है। और माँ के पास बाहर जाने की जरूरत थी नहीं। माँ के पास आज बच्चे इसलिए जुड़े रह गए कि माँ से स्नेह, संवेदना, प्यार, दुलार सब मिला बच्चों को। और आज के दिन में आपने कहा कि बच्चों में एक अभाव मिलता है इन भावों का, कि वो बॉन्डिंग नहीं है, या बच्चों में संवेदना की कमी हो गई है, बच्चों में एक प्रेम की कमी हो गई है, बच्चों में एक आकर्षण। आज परिवार टूटते चले जा रहे हैं, यही तो कारण है उसका। बिल्कुल सी बात। जिन बच्चों में संवेदना नहीं हो, प्रेम नहीं हो, स्नेह नहीं हो, दुलार नहीं हो, उनकी शादी टिकेगी कैसे? सही बात। मशीन तो है नहीं। बिल्कुल सी बात। जब तक एक अपनापन हो, प्रेम हो, स्नेह हो, लगाव हो, तो संबंध टिकता है। आज न माँ के पास समय है न पिता के पास समय है। पिता भी कार्य करते हैं, माँ भी। मैं शिकायत नहीं कर रहा उससे, लेकिन मैं एक विडंबना तो है बिल्कुल कि अगर एक दंपत्ति के जीवन में बच्चों की अगर उपस्थिति है, आखिर जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदारी किसकी है वो? एग्जैक्टली। पिता भी सुबह 6 बजे अपने कार्यालय गए, माँ भी अपने सुबह कार्यालय गई 8 बजे 9 बजे तक, फिर बच्चे दोनों रात को आते हैं वापस। वर्क का जो प्रेशर इतना अधिक होता है कि पिता भी कुछ ओवर टाइम काम करते हैं, माँ भी ओवर टाइम काम करती हैं। प्रमोशन है, पैसा है, इंसेंटिव है, प्रमोशन से वॉट एवर। दिन भर बच्चा घर में अकेला रहता है, और साथ कौन है उसकी आया। एग्जैक्टली।
तो बच्चों, जब छोटे बच्चे होते हैं तो आखिर लोग माँ के पास बच्चों को क्यों छोड़ते थे पहले? बच्चा छोटा होता है, वो एब्जॉर्ब करता है, तो बच्चा जिनके पास रहेगा उन्हीं का संस्कार भी लेगा, उसी की भावनाओं को अपने जीवन में उतारता भी है। बिल्कुल सी बात है। तो माँ के साथ बच्चा रहता अगर, तो माँ की बातें उसमें उतरेंगी, और जब आया के साथ दिन भर रहेगा अगर, तो बात तो वही आएगी ना फिर उसमें से। और उसके बाद अगर आपकी शिकायत होती है कि बच्चों में संस्कार हमारा क्यों नहीं आ रहा है, आपने किया क्या बच्चों में संस्कार ट्रांसफर करने के लिए? एग्जैक्टली। सुबह आप अपने कार्यालय चले गए, आप भी गए, आपकी पत्नी भी गई, रात को दोनों आदमी थके हारे आते हैं, बच्चों दिन भर वही खाया जो आया ने बनाया, यथा अन्न तथा मन। तो अन्न भी जैसा आप अन्न ग्रहण करेंगे वैसा मन होगा आपका। तो जिसके हाथ से आप अन्न ग्रहण कर रहे हैं, बच्चे कर रहे हैं, तो संस्कार और भावना वैसी ही आएगी उसके लिए। माँ बाहर से आई, थकी हुई है, खा पी के सो गई, बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, 2 साल 5 साल 6 साल का हुआ, बच्चे अब स्कूल जाएंगे। यहां भी सब समस्या वही है। जब बच्चे सुबह स्कूल जाने के लिए उठते हैं सुबह 6 बजे, तो आया बैठी हुई है, आया दीदी बैठी हुई है, रात के बच्चों को कुछ बना दिया, पैक कर दिया, बच्चों ने टिफिन लिया, स्कूल चले गए। 8 बजे माता पिता भी ऑफिस चले गए। जब बच्चा स्कूल गया तो माता पिता सोए हुए हैं। जब बच्चे स्कूल से आए तो माता पिता वहां पर है नहीं, और जब बच्चे सो गए तो माता पिता घर में आते हैं। तो लगाव कहीं दिखता नहीं है, एक मैकेनाइज्ड वर्ल्ड हो गया हुआ है, सब कुछ अपने सिस्टम में चल रहा है। तो रोबोट के साथ में या मैकेनाइज्ड वर्ल्ड में आपको संवेदना, स्नेह, प्यार, दुलार की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। कहीं तो इसको तोड़ना पड़ेगा इस साल की। बिल्कुल सही, इन चीजों को ब्रेक करने की आवश्यकता है। तो आज अगर जिस परिवार में किसी एक को बनना पड़ता है घर संभालने के लिए, बच्चों के पास किसी एक, हाँ, जब बच्चे बड़े हो जाए तो आपको जीवन बचा हुआ है, आपका कुछ भी कीजिए, आपको दिक्कत नहीं। सही बात है। तो अगर बच्चों का निर्माण करना है तो त्याग तो अभी करना पड़ेगा। क्या बात। उनको ये कहने का कोई अधिकार नहीं कि मेरे बच्चों में संस्कार नहीं आ रहा है, जिनके पास बच्चों के लिए समय नहीं है। बिल्कुल सी बात है। नहीं, आपने बहुत अच्छी बात करी, और नो डाउट मतलब जो भी पेरेंट्स इसे देख रहे होंगे, मतलब थोड़ा सा इस पर विचार किया जाए और एक बैलेंस लाया जाए, ताकि बच्चों से आप जुड़ सके, बच्चों तक अपने संस्कार पहुंचा सके, ताकि ये बॉन्डिंग को सच में स्ट्रेंथन किया जा सके। अब एक बात और है कि आपको जब भी देखता हूं तो कहीं ना कहीं सामाजिक कार्यों में आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, वो किसी भी प्रकार के कार्य हो, जैसे वन संरक्षण को लेकर के वृक्षारोपण के कार्य हो, या फिर जरूरतमंदों में कपड़े वितरण करने का कार्य हो, उन्हें खाना खिलाने का कार्य हो, या आपका एक कार्यक्रम आता है हमें भी पढ़ाओ, जिसके जरिए हजारों बच्चों को आप निःशुल्क शिक्षा देते हैं। मतलब कौन सी ऐसी चीज है जो आपको इन सारी चीजों को करने के लिए प्रेरित करती है? एक्चुअली देखिए आप अगर कुछ भी करते हैं तो मैं जरूर करना चाहूंगा कि जब तक आपका परिवार आपके साथ नहीं हो आप कुछ भी नहीं कर सकते। एग्जैक्टली। क्योंकि विवाह के बाद आप एकल नहीं रहते, आप युगल कहते हैं। exactly. आप दोनों की जो सहमति है, और किसी भी कार्य को करने के लिए अगर आपके परिवार की, अगर आपकी पत्नी हो या बच्चे हो, अगर उनकी सहभागिता नहीं हो, उनकी सहमति नहीं हो, मैं विचार आप कुछ भी करना आपके लिए वो उचित नहीं है। क्योंकि यह भी कहना गलत है कि आप अपने परिवार के दायित्वों को छोड़कर आप सामाजिक कार्य कीजिए, ये भी गलत हो जाएगा इसमें से। और जहां तक सामाजिक दायित्वों का सवाल है, तो अगर आप कुछ कर पा रहे हैं तो आपको आसान नहीं कर रहे हैं, इस बात को हमेशा याद रखिए। बिल्कुल सी बात। अगर आज और आप, हम या जो भी लोग बैठे हुए हैं, अगर किसी स्थिति पर समाज ने हम लोग को अगर पहुंचाया है, तो आपका फर्ज है, दायित्व है कि आप कम से कम वापसी में पूरा नहीं, अंश ही सही, थोड़ा ही सही, आपको बांटने की आप में नियत आपकी होनी चाहिए। बिल्कुल सी बात। और इसमें करके देखिए, आपको अच्छा लगेगा। और जो ऊर्जा मिलती है, आपने कहा कि आप कैसे कर लेते हैं, तो हाँ, किसी बड़े परिवार की शादी में मेरी उपस्थिति हो चाहे नहीं हो, ये मैं मानता हूँ, ये मेरी कमी है कि मैं सब जगह मैं नहीं जा पाता। लेकिन किसी अगर हमें पढ़ाओ से संबंधित कोई अगर परिवार है, या कोई अगर बहुत समृद्ध परिवार नहीं है, उस घर में कोई शादी होती है, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं कम से कम पत्नी के साथ मैं जरूर जाता हूँ। अधिक नहीं, थोड़ा ही सही, जो अगर एक आशीर्वाद भाव में जो मैं कुछ देना चाहता हूँ, कोशिश करता हूँ कि अपनी जो सामाजिक जिम्मेदारी मेरी है मैं पूरा करूँ। और रही बात वन के बारे में या पेड़ पौधों के बारे में, तो वो तो आपका जीवन है। बिल्कुल सही बात। अगर आप आज हम बैठे हुए हैं, सांसें ले रहे हैं, तो बिना सांसों के आप अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल सी बात है। तो जिसके माध्यम से आप सांसें ले रहे हैं, उसको आपने अगर 2 4 5 10 लगा दिया या लगवा लिया, तो ये तो आप अपने आप पर आसान कर रहे हैं, उपकार कर रहे हैं। आप दूसरे के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। सही बात है। अगर आपने पेड़ों को लगाया है तो यकीन मानिए उसने वो आपने अपने लिए लगाया है।
अपने जीने के लिए आपने एक व्यवस्था कर ली है। एग्जैक्टली। और हम ही पढ़ा वाली तो एक है व्यवस्था। हाँ, शिक्षा में जुड़ा हुआ हूँ तो बड़े स्कूल भी हैं, छोटे स्कूल भी हैं, तो जो लोग फीस देकर अगर पढ़ सके, क्योंकि पैसा भी आवश्यक है, व्यवस्था चलती रहे, धन की उसमें आवश्यकता पड़ती है। तो कुछ विद्यालय ऐसे हमारे हैं जो बड़े भी हैं, छोटे भी हैं, प्राथमिक भी हैं, माध्यमिक स्कूल भी हैं, तो वहां बच्चे फीस देते हैं और आगे पढ़ाई करते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन समाज से एक बड़ा वर्ग ऐसा भी है जिनके पास साधन नहीं है जो फीस दे सके। बिल्कुल सी बात। तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि जो आपके विद्यालय में जो शिक्षक हैं, जो व्यवस्था है, उन्हीं व्यवस्थाओं का आप उपयोग कर अगर कुछ केंद्र आप खोल सके। सही बात। ठीक है, हम बच्चों को या उन बच्चों के लिए हम बहुत कुछ व्यवस्था नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम शिक्षित कर दें, साक्षर बना दें। अगर बच्चे में पढ़ने की ललक है, थोड़ा आप उसको अगर प्रोत्साहित कर दें, आगे बढ़ा दें, तो कौन जानता है कि एक अगर लॉ से कोई अगर चिराग बन सके तो बढ़िया है। और यात्रा चल रही है। मैं कुछ नहीं करता हूं, आप कहेंगे ठीक, नाम मेरा जो भी हो, लेकिन एक व्यवस्था बनी हुई है, बहुत लोग साथ में जुड़े हुए हैं, ये सब उनकी मेहनत है। मैं उनके साथ होता हूं, क्योंकि मैं हर जो बिहार है, हरियाणा है या रांची है, हर केंद्र पर तो मैं जा नहीं पाता, वहां हमारे लोग ही काम कर रहे हैं। तो मैं तो उनको धन्यवाद देना चाहूंगा कि अपनी मेहनत से उन्होंने सारे केंद्रों को उज्जीवित किया हुआ है और बच्चे खुश हैं। और शुरू में तो बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, हम जहां जाते थे जिन केंद्रों पर, तो अब जिनके बच्चे नशा करते थे या कूड़ा बीनते थे या गलत सलत काम करते थे, तो उनके जो पेरेंट्स थे उनको 2-4 रुपए मिलते होंगे बच्चों की कमाई से। सही बात। तो बड़े नाराज होते थे और दौड़ाते भी थे भगाने के लिए कि बच्चों को बिगाड़ने आगे, बच्चों को लेकर भाग जाएंगे। हाँ। लेकिन एक समय के बाद, अंतराल के बाद में उनको समझ में आई, और आज आप विश्वास नहीं करेंगे कि अगर उनके घर में कोई बड़ा व्यक्ति चला जाए तो शायद उनके घर से दरी या चादर या पानी के गिलास नहीं आएगा, लेकिन अगर हम में से कोई जाता है तो आप विश्वास कीजिए कि जो घर में जो व्यवस्था उनकी होती है, बोरा ही सही, टाट ही सही, लेकिन बिजली जरूर है हमारे लिए, और एक गिलास पानी और गुड़ की व्यवस्था वो जरूर करते हैं हमारे लिए। तो इससे बड़ा सम्मान हमारे लिए और कुछ हो नहीं सकता है। मतलब ये तो सौभाग्य हम लोग। बिल्कुल सी बात है। आपने जो कहा कि अगर हमें मिला है तो हमारा ये दायित्व वो बनता है कि हम लौटाएं, जो जरूरतमंद है उन तक चीजें पहुंचाएं। जब आप बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि बहुत डेप्थ में जाते हैं। ये डेप्थ कहीं ना कहीं, जहां तक मुझे समझ में आता है, कि आपके लाइफ के एक्सपीरियंसेस हैं। दूसरी चीज, आपने बहुत सारी किताबें भी पढ़ी होगी। मैं जानना चाहता हूं कि आपके लाइफ में इन किताबों का कितना अधिक इंपॉर्टेंस रहा है। हाँ, ये जरूर मैं कह सकता हूँ कि अगर आप कुछ बोलना चाहते हैं, कुछ लिखना चाहते हैं, उसके लिए पढ़ना पड़ता है। और पहले भी कई संगोष्ठियों में मैंने अगर कुछ लोगों के नाम लिए तो उस पर विवाद भी हुआ, वाद विवाद का आ गया था कि आपने 2 ही 4 नाम लिए, बाकी लोगों का नाम क्यों नहीं लिया आपने तो उस संगोष्ठी में उनका नाम लिया था। अब हमारे हिंदी के तो करीब बहुत हैं जो हमारे साहित्य मनीषी हैं, महती साहित्यकार हैं। अब मैंने पुस्तकें बहुत पढ़ी हैं, लेकिन किसी एक का नाम लेने से थोड़ा विवाद हो जाता है। लेकिन हाँ, मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि अगर आप कुछ करना चाहते हैं, कुछ लिखना चाहते हैं, कुछ बोलना चाहते हैं, तो अध्ययन की तो आवश्यकता पड़ती है। बिल्कुल सही बात है। और एक होता है पुस्तकों को केवल पढ़ लेना, दूसरा होता है पुस्तकों को पढ़ना। दोनों में फर्क है। बिल्कुल। पढ़ लेना और पढ़ने में बहुत फर्क है। पढ़ लेना मतलब केवल पृष्ठों को पलटाकर बस उसके गो थ्रू कर लेना और कुछ शब्दों को पढ़कर जीवन में उतारना, आत्मसात करना। जब तक आप 100 किताबों को आपने पढ़ा हो या एक किताब पढ़ी हो आपने, अगर दोनों में फर्क इतना ही है कि आपने एक किताब ही पढ़ी, अगर उसको आपने उतारा भीतर में, आत्मसात किया उसकी भावनाओं को, तो ये बड़ा आवश्यक है। और निश्चित रूप से साहित्य का तो प्रभाव जीवन पर पड़ता ही है, क्योंकि साहित्य के बिना तो जीवन अधूरा है। साहित्य और संगीत के बिना मैं कहूँ तो जिस जीवन में साहित्य का अभाव हो या संगीत का अभाव, तो जीवन तो है ही नहीं, मतलब मैं मानता हूँ। और ये कहना, ये मैं इससे सहमति नहीं रखता कि मैं अच्छा नहीं गाता हूँ। गाता हर कोई है, नाचता हर कोई है, पढ़ता हर कोई है। आप क्या पढ़ते हैं, क्या गाते हैं, क्या नाचते हैं, वो महत्वपूर्ण है, वो आपके लिए। बिल्कुल सी बात है। तो इसमें आना चाहिए व्यक्ति को। और युवाओं से मैं जरूर कहना चाहूंगा, आज जो डिजिटल जो हो गया है, वो मोबाइल से कुछ किताब पढ़ लेना, उससे निकलिए। बिल्कुल सी बात। दिन में कम से कम अपने जीवन में या महीने में एक भी कम से कम 2-4 किताबें आपको पढ़नी चाहिए, जो एक
एक फील होता है, हाँ, पन्नों को टच फील होता है पन्नों को पलटने का, तो उसको जीने की आवश्यकता है। बिल्कुल। और यही कारण है कि आज लोग संवेदना से दूर क्यों हो रहे हैं। जिसके जीवन में पुस्तक के पन्नों का जो फील फैक्टर है वो नहीं है, अगर तो रिश्तों में भी नहीं रहा अब तो। अब तो एक घर में रह के भी लोग अपने माता पिता से व्हाट्सएप से बात करते हैं, डैड हाउ आर यू, मॉम हाउ आर यू। तो वो सब खत्म हो रहा है। जो टच फील होता है, हाथ पकड़ने का, बैठने का, या आलिंगन करने का, या परिवार हो, बच्चे हो, माता पिता हो, तो एक उसकी दूसरी भावना होती है। लोग कहते हैं कि जो टच पैरों को आप अगर प्रणाम करते हैं तो ऊर्जा मिलती है, सही में ऊर्जा मिलती है। बिल्कुल सी बात है। तो बच्चों को भी आप अगर प्यार करते हैं, दुलार करते हैं, गोद में बिठाते हैं, या आप खुद माँ के गोद में जाकर लेटते हैं, तो ऊर्जा का तो प्रभाव हो ही जाता है। तो ये जो स्पर्श का जो एक है संवेदना है, उसको वापस लाने की आवश्यकता है। डिजिटल अच्छा है लेकिन सब कुछ नहीं है। बिल्कुल सी बात है, मतलब कंप्लीटली रिप्लेसमेंट नहीं। हाँ ठीक है, दैट इज गुड। हाँ, जहाँ मजबूरी है, आप ट्रैवल में है तो कोई बात, लेकिन घर में अगर है तो उसको महसूसिए। बिल्कुल सी हाथों में हाथ डाल के आप अगर सूरज को देख रहे हैं तो उसकी जो फीलिंग आई है, बिल्कुल व्हाट्सएप से नहीं आ सकती है। बिल्कुल। आज लोगों के साथ हो गया है कि समुद्र के किनारे जाकर के उसको निहारना है डायरेक्टली, तो वो फोन में निहार रहा है, तो वो फील कहाँ से आएगी? ऑब्वियसली वो टच फीलिंग लेने की आवश्यकता है। और आपने बहुत अच्छी बात कही किताबों से संबंधित की, मतलब सिर्फ पढ़ना ही नहीं, उसको पढ़ के उतारना क्योंकि नॉलेज इज नॉट द पार्ट, द यूटिलाइजेशन ऑफ नॉलेज द पार्ट। आपको इस्तेमाल करना ही होगा, तभी जाकर के आप कुछ प्रोडक्टिव निकाल पाएंगे वहां से। और साहित्य के बारे में आपने जितनी भी बातें कही सच में शानदार है, क्योंकि जहां तक हम जान पाए हैं आप बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन के उपाध्यक्ष हैं। आप श्री गोपाल सिंह नेपाली जी से संबंधित संस्था नेपाली फाउंडेशन के आप अध्यक्ष भी हैं। नो डाउट साहित्य का आपका एक बहुत ही जबरदस्त कनेक्शन है। इसके अलावे जो मैंने देखा है कि आप पर्व त्योहार में भी बहुत अधिक रुचि लेते हैं। मतलब आपके फेसबुक पोस्ट जब देखता हूं तो वो दिवाली हो, दशहरा हो, होली हो, मतलब बस इतना कह सकते हैं कि अगर कोई त्योहार हुआ तो बस हृदय सर के पोस्ट पे जाके देख लीजिए, आपको कुछ शानदार मिलने वाला है। वहां पे लिखा हुआ भी और तस्वीरें भी बहुत अच्छी। मतलब नवरात्रि की बात हो, उपवास करते हैं आप छठ की बात हो, खुद दोहरा लेके निकल जाते हैं। ये जो चीजें हैं आपको किस प्रकार की शक्ति प्रदान करती है? और जहां तक आज के लोगों की बात करें तो मैं हमेशा देख रहा हूँ कि लोग या तो खाना पूर्ति कर रहे हैं या इन सारी चीजों से सीधे कट जा रहे हैं, निकल चुके हैं। बिल्कुल सी बात है। उनके लिए आपकी क्या सलाह होगी? नहीं, देखिए, पर्व त्योहार को आप अगर केवल पर्व त्योहार मानेंगे तो फिर आपके साथ वो असुविधा हो जाएगी आपकी सम्मेलन में। तो मैं बार बार आपको लेके वहीं चलूंगा, वही संवेदना, वही दुलार, वही संस्कार, वही संस्कृति की बात मैं करना चाहता हूँ। मतलब वो की है एक तरीके से। हाँ, जैसे आप मैंने पेड़ की बात की, लोग बोलते हैं कि पेड़ लगाओ तो पृथ्वी का जीवन बचेगा या ऑक्सीजन आएगा। देखो, मैं दूसरे की बात नहीं करना चाहता। आपने पेड़ लगाया, आपने अपने आप पर आसान किया है, अपने आप पर उपकार किया है कि आप जीवित बचे रहें, इसलिए आपने पेड़ लगाया है। बिल्कुल सी बात। इस भाव को निकाल दीजिए कि आपने दूसरों के लिए कुछ लगा दिया है। वो आपके लिए है, आप स्वार्थी हैं इसमें, आपको अपने आप को बचाना है, अब आप उसकी व्यवस्था कर रहे हैं। बिल्कुल सी बात है। तो यह पर्व और त्योहार संस्कार की बात है, तो मैं बताऊंगा ये आप दूसरों के लिए नहीं करते हैं। छठ में आप अगर दौरा उठाते हैं या अगर उपवास करते हैं नवरात्र में, या आप अगर दिवाली का त्योहार मनाते हैं, तो ये आप दूसरों के लिए नहीं करते हैं। हमारी उम्र जो है, अब हम लोग अभिभावक वर्ग में आ चुके हैं, हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं। एक तो दोनों अब बड़े हो चुके हैं, एक तो कॉलेज में आ गया, एक अभी 12वीं में है। तो मैंने पहले भी कहा है कि आप जिन जिन चीजों को आज के बच्चों में दिक्कत क्या हो रही है ना, आज हर अभिभावक इस बात से दुखी है कि बच्चों में संस्कार नहीं आता है, बच्चों में संवेदना का कुछ अभाव दिखता है। भाई, मैं बार बार कहता हूँ कि आपने किया क्या? नो डाउट, आपका इनपुट क्या है? बच्चों में सबसे बड़ी खासियत क्या है कि वो आपकी कार्बन कॉपी होते हैं। बिना बोले आप जो जो कार्य करोगे वो बड़े सहजता से आपको कॉपी करना शुरू कर देंगे। देखा होगा आपने कि आप जब घर में आते होंगे, आप जैसे अपने मोबाइल रखते हैं, अपनी फाइल रखते हैं, अपने जूते जहां खोलते होंगे, आपका छोटा बच्चा वही काम करना चाहेगा। और आपके जब आप बैठ जाओगे तो वो आपको खुश करने के लिए आपके जूतों में पहनकर और वह सही स्पेक्स या मोबाइल देख के बात करने की कोशिश करता है। एक मोबाइल बिल्कुल वीडियो में देख रहा था, एक छोटा बच्चा 2-3 साल का बच्चा था, मोबाइल देख के वो बोल नहीं पा रहा है, लेकिन उसके पिता जैसे मूव करते हैं, ड्राइंग रूम में बात करते हैं, वो करने की कोशिश कर रहा है। वो अपने आप को आपके रूप में देखता है। तो कोई बच्चा हो या कोई छोटे बच्चे हो या छोटे बड़े बच्चे हो, वो आपको देखने की, आपको देख के अपने आप को
सीखते हैं। तो अगर आप दिवाली मना रहे हैं, दशहरा मना रहे हैं, छठ मना रहे हैं या कोई त्योहार मना रहे हैं, बिल्कुल सही बात है, तो बच्चों में वही ट्रांसफर होता है। और बच्चों में जब तक वो संस्कृति हमारी अगर ट्रांसफॉर्म होती रहेगी, ट्रांसफर होती रहेगी, तो हमारी आपकी संस्कृति बची रहेगी। आज हजारों सालों से जो हमारे ज्ञान है, हमारे वेद हैं, उपनिषद हैं, पुराण है, पहले तो प्रिंटिंग प्रेस था नहीं, वो श्रुतवा था। सुनकर ऋषियों ने उसको ट्रांसफर किया था आगे। न प्रेस था, न किताब था, न कागज था, न पेन था उस समय। एक ऋषि ने दूसरे को सुना के सिखाया, उसने याद किया, फिर उसने आगे सिखाया। ये तो परंपरा हमारी पहले की है। तो अपनी संस्कृति और संस्कार को बचाने के लिए, अपनी विरासत को समझने के लिए आपको अपने परिवार में कम से कम, दुनिया की बात छोड़िए, मैं बार बार बोलता हूं, दुनिया को सुधारने का ठेका मत लीजिए। अपने परिवार को, अपने आप को आप बांध लीजिए अपनी संवेदनाओं में, दुलार में, अपनी संस्कृति में और अपने संस्कार में। तो मेरे ख्याल है आप बहुत बड़ा एक कार्य कर देंगे समाज के लिए। बिल्कुल सही बात। अपने बच्चे को आपने अगर एक सभ्य नागरिक बनाकर आपने अगर समाज को सौंपा है, तो इससे बड़ा योगदान आप समाज को कुछ नहीं दे सकते आप। बिल्कुल। आज जितने अपराध हो रहे हैं या जो मानसिकता जो लोगों की बिगड़ रही है, वहां देखिए ना, आप अगर एक सुसंस्कृत भारतीय बनाकर, राष्ट्रवादी भारतीय बनाकर, जिसमें संस्कार हो, संस्कृति हो, संवेदना हो, दुलार हो, स्नेह हो, राष्ट्र प्रेम हो, क्या बात, अपने पुरखों के प्रति प्यार हो, इज्जत हो, सम्मान हो, तो आप अगर इस एक ऐसा कुछ बनाकर आप अगर समाज को सौंपते हैं अगर, तो आपका सबसे बड़ा योगदान है इस देश के लिए, इस समाज के लिए। बिल्कुल सही बात है। तो आप जो भी कुछ करते हैं, दिवाली है, दशहरा है, और अच्छा फील होता है। बिल्कुल। इस भागदौड़ की जिंदगी में आप अगर अपनों के साथ थोड़ा सा चुगल कर लेते हैं, थोड़ा मस्ती कर लेते हैं, अपने परंपराओं को जी लेते हैं, तो इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है कि आपकी परंपराएं आज भी जीवित हैं, अक्षुण्ण हैं। बिल्कुल, बचाने की आवश्यकता है। क्या बात है, बहुत ही शानदार बातचीत चल रही है आपसे। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है सच में, मैं बहुत कुछ सीख रहा हूँ। लाइक जो आपने बताया पर्व त्योहार एंड ऑल, ये सारी चीजों से आप बहुत ही अधिक कनेक्टेड होते हैं, और लोगों को भी ये सलाह है, बिल्कुल भी आप भी कनेक्ट हुई, नो डाउट। जैसे कि हम ही अभी किसी पर्व त्योहार में घर गए, कहीं गए, तो बड़ा एनर्जी फील होता है, बहुत ही अच्छा महसूस होता है। वैसे सबकी अपनी अपनी चॉइस है, लेकिन एक सवाल यहाँ पे जरूर हम आपसे कहेंगे कि वेजिटेरियन होने के क्या फायदे हैं, मैं जानना चाहूंगा। एक्चुअली मैं चाहता हूं कि मैं खुद भी हूं, और मैक्सिमम लोगों से जिनसे भी मुलाकात होती है लगभग वैसे ही मिल रहा है, और सब लोग पूरे तंदुरुस्त रहते हैं। मतलब लोग कहते हैं कि अगर नॉन वेजिटेरियन है तो आपकी बॉडी, फिटनेस, फिजिक्स सब बहुत शानदार होगी। वेजिटेरियन होने के अपने ही फायदे हैं, तो क्या है, मैं चाहता हूं कि आप बिल्कुल नहीं। देखिए, ये तो एक बड़ी बहुत मूल आपने प्रश्न किया है। देखिए, मैंने पहले भी कहा था, यथा अन्न तथा मन। एग्जैक्टली। जैसा आप अन्न ग्रहण करेंगे, जिस भाव से ग्रहण करेंगे, बिल्कुल, तो वही भाव आपके भीतर में वो जागृत होता है। बिल्कुल। मैं ऐसा नहीं कि मैं जो मांसाहारी मैं उनके खिलाफ हूँ, या मैं उनकी अपनी चॉइस है। लेकिन मेरा मानना है कि आप जब मांसाहार की बात करते हैं या किसी, तो उसकी शुरुआती हिंसा से होती है। एग्जैक्टली। जब भी आप कुछ मांसाहार भोजन करने की बात करते हैं, तो उसके आरंभ में ही आपके जबान से कोई शब्द निकलता है मांसाहार, आपके जेहन में एक हिंसक भाव स्वतः आ जाता है कि किसी को तो मरना होगा। बिल्कुल सी बात, किसी को तो मरना होगा। बिल्कुल सी बात है। अब जहां मरे, जैसे मरे, तो हिंसकता और मन में जो एक हिंसक भाव है, तो वहां से जो आरंभ होता है आपके भोजन करने तक मांसाहार के, वो भाव आप में रहता है। आप उसकी प्रतीक्षा करते हैं कि किसी की मृत्यु हुई है, किसी को मारा गया है, वो आ रहा होगा, उसको बनाना होगा, फिर खाएंगे उसको। बिल्कुल। उस पीड़ा में कितना आप अपने आप को सुखी महसूस करते हैं दूसरों की पीड़ा में, तो मतलब एक दूसरी भावना आती है। मैं इसके एकदम नहीं कर, बहुत लोग कहना है कि उसमें ज्यादा प्रोटीन है, विटामिन है, विटामिन है, मुझे नहीं पता, अब ये तो डॉक्टर बताएंगे कि कौन विटामिन कहाँ है। नहीं, मैं मानता हूँ, मैं अगर शाकाहार, मैं आरंभ में मैंने भी सेवन किया है मांसाहार, जब मैं स्कूल डेज में था, वहां की व्यवस्था थी। लेकिन पिछले करीब 22-23 सालों से मैंने कभी कुछ खाया नहीं, और मैं किसी गलत नहीं मानता, उसमें जानकारी का भाव रहा हो या जो भी रहा हो। और शाकाहार में क्या है कि आप अगर, आप देखिए, बहुत लोगों को ये भी कहना है कि आप अगर जंतु का सेवन करते हैं या जंतु को मारते हैं, तो वो एक हिंसा अगर है, तो सब्जी को तोड़ना भी तो हिंसा है। ठीक है, अपनी अपनी मानसिकता है, वो भाव हो सकता है। लेकिन थोड़ा सा इसमें जरूर है कि आप अगर फल फूल या अगर शाकाहारी खा लेते हैं, तो आपका मन तो बिल्कुल प्रसन्न रहता है, थोड़ा हल्का आप महसूस करते हैं। और अभी मैं देख रहा था कि
पुरी में जो भगवान जगन्नाथ जी का मंदिर है, उसके 2-4 जो पंडे हैं, वो तो शायद अभी उनका एक कोई कार्यक्रम में गए थे वो लोग, तो उनकी जो शारीरिक सौष्ठव था उनका, बड़े बड़े जो मांसाहारी लोग थे या जो विदेश के लोग थे, मिस्टर वर्ल्ड पता नहीं, उनके बराबरी के थे वो। क्या बात है। तो शाकाहार हमेशा से बढ़िया है, और इस विवाद में मत पड़िए कि अच्छा क्या है बुरा क्या है। अगर आप मांसाहार करके आप अगर सुखी हैं, प्रसन्न हैं, मुदित हैं, तो आपको कोई कुछ मना नहीं करेगा। लेकिन शाकाहार भी आजमा कर देखिए। मेरा विश्वास है कि आप अगर शाकाहार करते हैं, शाकाहारी भोजन लेते हैं, तो आपकी त्वचा हो या आपके बाल हो या आपकी जो मनोदशा है, थोड़ी सात्विक जरूर बनेगी। बिल्कुल, और जीवन में सात्विकता का आवश्यकता है। बिल्कुल, जो भाव में आप रहेंगे वही आप परोसेंगे। बिल्कुल सी बात है। आपको जान के आश्चर्य हो कि ओलंपिक में जो हमारे रेसलिंग में जो विनर्स रहे हैं, एक्चुअली आई केम टू नो, क्योंकि अभी गया हुआ था इंटरव्यू लेने के लिए, तो आई केम टू नो कि वो भी शाकाहार का सेवन करते हैं। और रेसलिंग मतलब लोग कहते हैं कि फिजिक फिट करने के लिए हम मांसाहार करें। खैर, अपनी चॉइस। सही बात है, बिल्कुल सी बात है। ये देखिए, खाने का बहाना हो सकता है। अब आपके जीभ को अगर स्वाद लगा हुआ है तो आप कुछ भी बहाना कर लीजिए, लेकिन कोशिश करके देखिए। मतलब सात्विकता का भाव जीवन में थोड़ा आना चाहिए। ठीक है, एक उम्र है, चलिए आपने बहुत खा लिया, मना नहीं करते, अब अगर कर सके तो कर लीजिए। बिल्कुल करना चाहिए। बिल्कुल। यहाँ पे एक और बात जानना चाहिए, मतलब आप इतनी अधिक जिम्मेवारियां लेके बैठे हुए हैं, मैं समझना चाहता हूँ कि आपका ज्यादातर वक्त किस काम में जाता है? सच कहिए तो जिम्मेदार मेरा एक कार्य करने का असूल है। मैं अगर कोई कार्य करता हूँ या किसी में, हाँ, ये मेरे कुछ व्यवसाय भी हैं, मेरी सामाजिक जिम्मेदारियां भी हैं, परिवार की भी मेरी जिम्मेदारियां हैं। तो एक बात मैं जरूर सीखता हूँ कि मैं अगर किसी को काम देता हूँ तो मैं बहुत पीछे नहीं पड़ता उसके। जब तक समय नहीं हो या अगर फल आने का समय हो गया, तो आप अगर कोई पौधा रोपते हैं तो आपको उसकी प्रतीक्षा करनी चाहिए। समय आएगा, फल मिलेगा, फल स्वतः आपके पास चला आएगा। बिल्कुल। आप अगर रोज जाके उसके पास अगर देखते रहेंगे फल आया कि नहीं, तो आपके समय की उसमें जाया होता है। बिल्कुल। मेरे विद्यालय चलते हैं तो हाँ, ये मेरी कोशिश जरूर होती है कि जो योग्य व्यक्ति का मैं चुनाव करता हूँ, और कोशिश होती है कि सही व्यक्ति सही पद, सही जिम्मेदारी। बिल्कुल। अगर हमने उसे दे दिया है तो मैं अब ये उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो अपने कार्य का निष्पादन कैसे करता है। बिल्कुल सही बात है। एक तो आपने किसी प्राचार्य को अगर नियुक्त किया को विद्यालय को चलाने के लिए, आप अगर रोज बुला के उससे पूछेगा विद्यालय के बारे में, तो वो काम कब करेगा? बिल्कुल सही बात है। थोड़ा छोड़िए उसको, एक समय दीजिए, 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने, साल भर का आप प्रतीक्षा कीजिए कि उनके प्रयास से विद्यालय में गति है, प्रगति है या क्या हो रहा है। बिल्कुल। उसी प्रकार हमारे सामाजिक उपक्रम होते हैं। अब जो हमारे कोऑर्डिनेटर्स हैं जो कार्य करते हैं हमें ही पढ़ाओ के लिए, तो आप रोज कितनी बातें करें, उनको पता है क्या कार्य करना है। बिल्कुल सही बात। अगर उस केंद्र से बच्चों के मेरे पास मेल आ गया या फोटो आ गया या खबर आ गई, बच्चे खुश हैं, अच्छे हैं, तो यह मान लीजिए कि वो व्यक्ति इस काम सही कर रहा होगा। बिल्कुल सही बात है। आपने पूछा कि समय पास कैसे करते हैं, तो आज तो अगर सच कहें तो अभी तो दो बच्चे हमारे हैं, दोनों बेटे हैं और पत्नी है। इधर रहता हूँ तो अभी तो मेरी कोशिश होती है कि दोनों बच्चों के निर्माण में जो मेरी भूमिका हो सके, मैक्सिमम समय बच्चों के साथ ही मेरा बीतता है। और एक समय के बाद तो उन्हें अपनी जिंदगी जीनी है, उनका कॉलेज होगा, यहाँ से वो निकल जाएंगे। बिल्कुल। फिर तो मुझे और मेरी पत्नी को साथ ही रहना है। फिर और भी जो सामाजिक जिम्मेदारियां हैं या व्यावसायिक पक्ष है, सब पर ध्यान दिया जाएगा। अभी जो हमारा जो टोटल इन्वेस्टमेंट कहें अगर तो बच्चों पर ही है। और हाँ, जब बच्चे स्कूल जाते हैं या कुछ पढ़ते हैं तो लिखने पढ़ने का शौक है, तो उसमें कुछ किताबें मैं मतलब लिख लेता हूँ, कुछ थोड़ा बहुत जो शौक है वो पूरा कर लेता हूँ। बहुत ही शानदार। बहुत ही अच्छी बात। मतलब कि जब आपके पास वक्त है तो ऑब्वियसली आप वहां पे लगाइए जो आपके भविष्य है। जी, नो डाउट, वो आप बिल्कुल कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी बात है। सर, एक बात जानना चाहेंगे कि लाइफ में हर कोई कभी ना कभी एक रिस्क लेता है और उसके बाद उसकी जिंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन आता है। आपके लाइफ का वो कौन सा बड़ा रिस्क रहा जो आपके जीवन को एक नई दिशा दे दी? ये तो लंबी कहानी है, लेकिन हाँ, 2 मोड़ आए। एक तो जब मेरी माँ हमारे साथ हम लोग सबका साथ छोड़ दिया था, उस समय करीब टूट से गए थे हम लोग, बिखर गए थे।
लेकिन उन्हीं का आशीर्वाद रहा या पूरे परिवार का एक बंधन रहा कि हम सब पुनः हमारी जिंदगी पटरी पर वापस आई और हमने नए सिरे से, सच कहिए तो नए सिरे से सारी व्यवस्था बनी और काम धाम शुरू। जो उस समय मैं कॉलेज के फाइनल ईयर में था, जो मुझे तो वे कहीं मैंने कभी अपने आसपास इतने करीब में मैंने कभी मृत्यु देखी नहीं थी। किसी की जाना भी ऐसा हो सकता है, कभी सोचा भी नहीं था। माँ के रहते कभी इन बातों पर ध्यान ही नहीं दिया मैंने कि अवसाद या डिप्रेशन या नेगेटिविटी या दुख क्या हो सकता है। कुछ भी हो, माँ के पास फोन कर देना, माँ के पास चला जाना, सब कुछ ठीक है। आप कितने भी अवसाद में हो, दुखी हो, परेशान हो या डांट पड़ी हो, माँ के पास चले गए, माँ से बात होगी, बात खत्म। दुनिया आपके लिए वही सुंदर खूबसूरत बनी हुई है। सारी समस्या माँ की थी, कुछ कमी है तो माँ को बोल दिया, बस बात खत्म। तो स्वतः पास में आ गया। कभी सोचा भी नहीं कि कमाना भी कोई बात होती, कभी सोचा भी नहीं। मन तो ये होता है कि माँ है तो हमेशा रहेगी माँ मेरे साथ में, हमें क्यों काम करना है, माँ है ना, कुछ भी हो तो माँ है ना। तो एक वो अचानक से उनकी अनुपस्थिति हम सारे भाइयों को या पूरे परिवार को, मतलब पिताजी को भी काफी तोड़ गया था और लगभग बिखर से गए थे हम। लगभग, इसको कहने में कोई मुझे न संकोच है न कोई अतिशयोक्ति होगी मेरे लिए कि पूरा परिवार बिखर सा गया था। और जैसे हर जगह होता है कि जो आसपास के लोग थे इस बिखराव को और अधिक बिखेरना चाहते थे और अधिक तोड़ना चाहते थे, लेकिन माँ की शक्ति थी और माँ का स्नेह था कि हम पुनः बंधन में बंधे और पटरी पर आए। दूसरा मेरे हमसे बड़े थे, उनका भी जाना अचानक से, जबकि ये बहुत हद तक मुझे व्यक्तिगत रूप से मैं अपनी बात करूं तो माँ का जाना तो पूरे परिवार के लिए एक त्रासद था। उनका जाना मेरे लिए व्यक्तिगत रहा और उस दिन मैंने समझा था कि व्यक्ति का वजूद कहाँ होता है। मैंने देख रहा था कि जब उनकी चिता जल रही थी घाट पर, मैं वहां पर सोच नहीं पा रहा था कि आज सब कुछ होने के बाद भी अगर यही होना है तो जो व्यक्ति आप पर निर्भर होता है उसका क्या होगा। अचानक से वैक्यूम हो जाता है। बिल्कुल, पूरा आप पर जो एक परिवार निर्भर है, आपकी पत्नी है, आपके बच्चे हैं, उनकी जिंदगी शून्य हो जाती है। बिल्कुल सी बात है। रिश्ते, नाते, समाज सब कहने की बातें हैं, इसको अन्यथा आप नहीं लेंगे। नहीं, बिल्कुल सी बात। भावनाओं से जीवन नहीं चलता। सही बात है। जीने के लिए व्यक्ति का होना आवश्यक होता है। बिल्कुल सी बात। तो मैं जरूर कहना चाहूंगा कि जो व्यक्ति हैं जिनका परिवार है, अपने लिए नहीं अपने परिवार के लिए सही खुद को ठीक रखना आवश्यक होता है। बिल्कुल सी बात। मेरा जो मुझे लगता है कि माँ के जाने के बाद तो जो हुआ सो हुआ एक बड़े स्तर पर, लेकिन मेरे बड़े भाई के जाने के बाद में हमसे जस्ट बड़े थे वो, शिवाजी सिंह नाम था उनका। तो उनके जाने के बाद व्यक्तिगत रूप से शायद मैंने जीवन को एक नए रूप में देखा और कुछ ऐसे निर्णय लिए हमने जो उन निर्णयों की बात करना यहाँ उचित नहीं है, लेकिन हाँ मेरा जीवन उनके जाने के बाद से एकदम से यूटर्न में चला गया। और उसके पहले मैंने कभी सोचा नहीं अपने बारे में, सब कुछ ठीक था मेरे लिए, लेकिन उनके जाने के बाद में मैंने अपने आप को थोड़ा सा, अब स्वार्थी बोलिए या सेल्फ सेंटर्ड बोलिए, थोड़ा मैंने अपने आप को थोड़ा सा आत्म केंद्रित किया ताकि कम से कम ठीक ठाक से जो हमारी जिम्मेदारी है, हमारी पत्नी है, बच्चे हैं, उनकी जिम्मेदारी का तो निर्वहन करना ही पड़ेगा। उसके लिए कोई नहीं आएगा, बच नहीं पाएंगे। तो हमारे लिए दुनिया हो सकती है लेकिन उनके लिए तो नहीं दुनिया। बिल्कुल सी बात है। तो उस पर ख्याल करना बहुत आवश्यक होता है। बिल्कुल सी बात है। तो इतनी जिम्मेदारियां, एक भाव का आरोप अवरोप होता है, लेकिन हाँ ये दो घटनाएं ने जीवन को बड़ा क्या दूसरे भाव में मुझे ले गया, थोड़ा सा हो सकता है। जब आपको सेल्फ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जब समझ में आ जाती है तो ऑब्वियसली कुछ बड़े डिसीजंस आपको लेने पड़ते हैं जो आपने लिया, और जो सच में कमाल की बात है। बिल्कुल जरूरी था आपको लेना और आपने लिया। बिल्कुल सी बात है। सर, हर किसी के लाइफ में कोई ना कोई एक ऐसा अचीवमेंट होता है, कोई ना कोई एक ऐसी सफलता होती है जो उसको मतलब बिल्कुल आत्मविश्वास से भर देता है। मतलब वो पहली सफलता, वो पहला किक जिसके बाद उसको लगता है अरे अब तो दुनिया जीत लेंगे। ये कब आपके लाइफ में आया एक्चुअली?
हाँ देखिए, काम तो शुरू से करने की, मतलब मैं वर्कोहॉलिक था बिल्कुल। मैं पत्नी की आज भी मेरी शिकायत जब वो बोलती हैं कि शादी के करीब पिछले 8-10 सालों तक शादी की, मैं बड़ा वर्कोहॉलिक था। सुबह 6 बजे, उस समय उन दिनों क्रिस्ता निकेतन का कार्य चल रहा था, शिफ्टिंग की बात हो रही थी, तो सुबह 4:30 बजे मैं उठता था और 6 बजे मैं कैंपस में होता था। रात 11 बजे तक कैंपस में रहता था। नई नई शादी भी थी, तो कुछ ही समय हुआ था, 1-8 साल हुआ होगा। तो उनकी शिकायत आज भी है कि भाई आप तो वर्कोहॉलिक थे, या तो मेरी समझ की कमी हो, या माँ का जो सपना था कि कृष्णा निकेतन का एक बड़ा कैंपस बने, विद्यालय बने, उसका अपना भवन, जो भी कुछ हो, ये भी जो भी जुनून रहा हो, मतलब मैंने काम किया। तो काम करने की आदत शुरू से रही, और जब थोड़ा और बड़े हुए, जब सामाजिक भाव में जब काम करने की बात आई, हमें प्रभाव के माध्यम से मैंने काम करना शुरू किया था। ये सोच के नहीं किया था कि मुझे बहुत कुछ करना है, ठीक है, कोशिश थी, चलो कुछ कुछ करने की कोशिश हो, टीम बनती गई, काम करता गया। लेकिन जब एक दिन खबर आई कि मतलब श्रीलंका, कोलंबो यूनिवर्सिटी ने दिल्ली से ही मेल आया था, दूतावास से मेल आया था, मेल है कहीं पर, पता नहीं कहीं रखा होगा मेरे फाइल में, कि श्रीलंका की जो कोलंबो यूनिवर्सिटी है, उन्होंने आपको हमें ही प्रभाव कार्य के लिए सम्मानित करने का एक निर्णय लिया है, और इस तिथि को आपको कोलंबो आना पड़ेगा। क्या बात, श्रीलंका जाके। और वहाँ जब मैं गया, तो कोलंबो यूनिवर्सिटी के मंच पर उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री वहाँ के माननीय श्री DM जरत्ने साहब थे, जो वहाँ के प्रधानमंत्री थे श्रीलंका के, उनकी अध्यक्षता में ये दीक्षांत समारोह हुआ था, उसका आयोजन। और उस दीक्षांत समारोह में मुझे डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया था। और जो मेरा नरेशन पढ़ा गया, बहुत बड़ा हॉल था, सभागार था, वहाँ पर पूरे विश्व के पता नहीं बहुत लोग आए हुए थे, बहुत बड़ा मंच था, वहाँ पर बहुत लोग आए हुए थे, अब तो याद भी नहीं कौन कौन थे। तो जो 1.5 मिनट का जो मेरा एक पढ़ा गया नरेशन, सच कहिए तो वो बड़ा एक भाव विह्वल करने वाला क्षण था मेरे लिए। क्या बात, कि एक बिहार का छोटे से गांव का लड़का, और श्रीलंका में कोलंबो यूनिवर्सिटी के बड़े मंच पर तत्कालीन प्रधानमंत्री की उपस्थिति में मुझे मानद उपाधि से सम्मानित किया जा रहा है। तो मुझे लगा था कि जो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, और एक किक मिला। और उसके बाद में वो कार्य और करने की जो लगन होती है, जो ऊर्जा मिली, बढ़ गई, मतलब ये आप कह सकते हैं। जब आपके कार्य को कोई रिवार्ड मिलता है, तो ऑब्वियसली फिर आपकी ऊर्जा बढ़ जाती है, गति बढ़ जाती है। निश्चित रूप से बिल्कुल। सच में बहुत बड़ी बातें हो रही हैं यहाँ पे, बहुत ही शानदार, जो सच में लोगों के लाइफ में एक जबरदस्त चेंज लाएगा। सर, आपसे एक और बात जानना चाहेंगे, लाइक आपके लिए सैकड़ों शब्द कम है, नो डाउट। आपने 1.5 मिनट के नरेशन की बात करा, मुझे तो लगता है आपके लिए सैकड़ों शब्द कम है, लेकिन कोई एक ऐसा शब्द जो आपको कंप्लीटली डिफाइन कर सके आपकी नजर में? ये बड़ा विरोधाभास वाली बात है। अगर सच कहिए तो मैं तो सबसे कहता हूँ, बच्चों को भी कहता हूँ, कि आत्मकेंद्रन। आत्मकेंद्रन बहुत आवश्यक है जीवन के लिए। बिल्कुल सही बात है। हालांकि बहुत लोग इस पर बहस भी करते हैं कि ये सेल्फिशनेस हो गया, लेकिन व्यक्ति को अपने आप को परिभाषित करने के लिए, अपने आप को परिमार्जित करने के लिए, जब तक अगर आपने अपने जीवन में खुद के लिए आत्मकेंद्रन नहीं किया है, तो विकास का अभाव रहेगा। बिल्कुल सी बात है। कहीं ना कहीं यदि हम अपने बारे में नहीं सोचेंगे, तो फिर कैसे किसी और के बारे में भी सोच पाएंगे? क्योंकि आप हैं तो आपका परिवार है, आपके दोस्त हैं, समाज है, सब कुछ है। आप ही नहीं तो फिर क्या? एग्जैक्टली। तो ऑब्वियसली आत्मकेंद्रन सच में बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है यहाँ पे। और सच में आपने बहुत अच्छी बात बताई कि आत्मकेंद्रन लोगों को करना ही चाहिए। निश्चित रूप से। आपसे जानना चाहेंगे, कोई एक ऐसी क्वालिटी अगर किसी इंसान के अंदर हो तो वो अपने जीवन में निस्संदेह सफल होगा, आपको क्या लगता है वो कौन सी क्वालिटी? इस जमाने में तो मैं तो कोशिश करता हूँ, जो मैं युवाओं से मेरी बात हमेशा होती रहती है, संगोष्ठियों में या सेमिनार वगैरह में, मैं यही कहना चाहता हूँ कि जीवन में कुछ करो चाहे नहीं करो, ऐसा नहीं कि बहुत कुछ करने की आवश्यकता होती है। बिल्कुल। 2 गुण अगर आप में आ गए, या तो अच्छा लिखो या अच्छा बोलो, बिल्कुल, तो
इन दो गुणों का अभाव अगर किसी व्यक्तित्व में है तो सफलता में थोड़ी संदिग्धता हो जाती है। तो युवाओं को ये कोशिश करनी चाहिए कि कम से कम वो लिखने पर और अपने बोलने की जो कला है उसमें, और जब अगर आप इन दो चीजों पर अगर आप में भाव की आप अगर जागृत कर लेते हैं तो मेरा विचार है कि स्वतः जो बाकी जो अच्छाई वाली बातें हैं स्वतः आपको अपने आप वो फॉलो कर लेंगे। क्या बात है। तो लिखना और बोलना बहुत आवश्यक है इस जीवन में, ताकि अपने भावनाओं को, आज जो रिश्ते टूट रहे हैं या वैश्विक स्तर पर जो घटनाएं घट रही हैं, बिल्कुल, या समाज में अगर कुछ अनियमितता हो रही है कहीं भी हो, बिल्कुल बिल्कुल, शिक्षा में हो, समाज में हो या देश में हो, मेरा ख्याल है कि जो संवादहीनता की जो स्थिति है वो एक महत्वपूर्ण कारक है। बिल्कुल सी बात है। व्यक्ति अपनी भावनाओं को का संप्रेषण नहीं कर पाता, बता नहीं पाता। बिल्कुल सी बात। केवल आई लव यू सोचने से नहीं चलेगा, आपको बोलना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। वो सामने मशीन थोड़ा है कि वो आपको रीड कर ले। अगर अपने परिवार से आप प्यार करते हो तो आपको जताना पड़ेगा। बिल्कुल। बच्चों से प्यार करते बताना पड़ेगा। बिल्कुल। देश से प्रेम करते तो आपको लिखना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। बिल्कुल सी बात। तो ये जो संवादहीनता की जो भाव है उसको खत्म करने की आवश्यकता है। बिल्कुल सी बात। और ये तभी होगा जब आप एक अच्छा लिखे या अच्छा बोल सके। क्या बात है, इसको लाना पड़ेगा। और सच में आप शिक्षा के जरिए घर घर पहुंच रहे हैं, आपके विद्यालय चलते हैं। एक बार आपके विद्यालय में जाना हुआ था मुझे पता नहीं, तो वहां पे मैंने देखा था बहुत सारे कोट्स लिखे हुए थे जगह जगह पे। एक जगह पे लिखा हुआ था नो टेंशन जोन, टेंशन फ्री जोन, ऐसा कुछ लिखा हुआ था। मतलब ये जो कोट्स आपने लिख रखे हैं सब जगह पे, मतलब मैं जब पहली बार गया वहां पे, जब मैंने देखा तो मेरे चेहरे पे एक अजीब सी खुशी आई। बड़ा अच्छा लगा कि कम से कम कहीं लिखा हुआ तो है नो टेंशन जोन। मतलब इन सारी चीजों का बच्चों पे क्या इम्पैक्ट है, बच्चों पे क्या प्रभाव? मैंने पहले भी कहा है आपसे कि बच्चे बड़े सुगमता से आपको कॉपी करते हैं। बच्चे जिस माहौल में रहेंगे, जिस परिवार में रहेंगे, जिस भाव में रहते हैं, तुरंत वो अपने आप में उतारने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। तो स्कूलों के विद्यालयों में देखता हूँ कि बहुत जगह बहुत सारे वो टॉमी या पता नहीं क्या क्या जो मिक्की माउस का फोटो लोग लगाते होते हैं, उससे कुछ फायदा नहीं होने वाला है। बिल्कुल। लोग ये भी कहते हैं कि जो महिला गर्भवती हो उनके कमरे में थोड़े सात्विकता वाले भाव, कुछ कोट्स हो या कुछ बिल्कुल पिक्चर हो लगे होने चाहिए। जो आप जिस चीज को आप देखते हैं वो भाव आप में उतरता है। बिल्कुल सी बात। तो ये भी है कि और विद्यालय में जब छोटे बच्चे आपके विद्यालय में आते हैं तो जो चित्र लगे होते हैं या जो कोट्स लिखे होते हैं, बच्चे उसको समझे या नहीं समझे, एक अवचेतन मस्तिष्क में उसका भाव तो उनमें उतरना शुरू हो ही जाता है। बिल्कुल सी बात है। ये जरूरी नहीं कि हर शब्द का अर्थ उन्हें पता हो, लेकिन वो पढ़ के जो उसकी पॉजिटिविटी है वो मन में आती है। आप अगर एक बढ़िया दृश्य देखते हैं अगर, तो आपको देख के कुछ नेगेटिविटी मन में नहीं आएगी, आप खुशी होंगे, प्रसन्न होंगे आप। तो ये मेरे पिताजी का प्रयोग है। वो तो अपने सारे विद्यालयों में वो जो उनके कोट्स हैं वो लगाए जाते हैं। उनका एक प्रयोग था कि चलो हम ऐसा करके देखते हैं कि नो टेंशन जोन करने की कोशिश करते हैं। टेंशन खत्म करना किसी की बस की बात नहीं है। बिल्कुल सी बात है। लेकिन कम से कम पढ़ के अगर एक क्षणांश के लिए भी अगर बिल्कुल आप अगर थोड़ा मुस्कुरा लेते हैं, थोड़ा सा प्रसन्न हो जाते हैं, थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, तो कुछ समय के लिए चलो एक कुछ तो पॉजिटिविटी लोगों में आती है। बिल्कुल सी बात। तो और ये जो मैं कहना चाहूंगा कि बच्चों के आसपास थोड़े सकारात्मक संवाद वाले ही चित्र हो या कोट्स हो लिखे होने चाहिए। बिल्कुल सी बात। कुछ तो फर्क पड़ता है। बिल्कुल सी बात। आपने अभी पिताजी की बात करा। आपके पिताजी श्री सुदर्शन जी महाराज नो डाउट एक आध्यात्मिक गुरु हैं, बहुत ही फेमस हैं वो। उनका आपके जीवन में पर्टिकुलरली अगर देखा जाए तो क्या प्रभाव रहा है? देखिए, मैंने पहले भी कहा है कि जो माता पिता का ही जो एक छाप कहें या जो प्रतिछाप कहें बच्चों की जन्म करता है। सच कहिए तो अगर आज, जैसे मैंने पहले भी कहा कि मेरे कुछ व्यवसाय भी हैं, तो अगर माँ से अगर प्यार सीखा, दुलार सीखा या स्नेह की बात आई, तो पिता से व्यक्ति के जीवन में व्यवसाय करने की जो गुण होते हैं, जो गुण होता है वो आदमी सीखता है। बिल्कुल। ये तो आज तो वो इन चीजों से बहुत दूर जा चुके हैं, अपने आध्यात्मिक शिखर की ओर है। तो आज अगर आध्यात्मिक की थोड़ी बहुत समझ अगर है तो निश्चित रूप से ये उन्हीं का योगदान है। एक तो अनुवंशिकी गुण भी आता है कि पिता के गुण बच्चों में आते हैं, लेकिन उनके साथ रहने से, उनके कार्यक्रमों में सहभागिता करने से या उनको सुनने से तो आदमी व्यक्ति सीखता ही। और इसलिए मैं बोलता भी हूँ कि जिस भाव में माता पिता रहेंगे उसी भाव में बच्चों का संस्कार या परवरिश भी उसी भाव में होता है। बिल्कुल सही बात है।
तो घर में वो माहौल होना चाहिए जो संतुलित हो। नो डाउट एक पिता की जिम्मेदारी होती है कि वो उस तरीके के माहौल क्रिएट करे जो आपके पिता ने आपके लिए किया, आप आज अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं। नो डाउट, बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात, बहुत ही बड़ी बात आपने बताई यहाँ पे। फाइनली अब अगर आप कोई मैसेज देना चाहते हैं विद्यार्थियों के लिए, स्पेशली फॉर स्टूडेंट्स, आज के विद्यार्थियों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? ये तो कहना बहुत मुश्किल है कि ये मैं कभी नहीं कहता कि तुम बहुत पढ़ाई लिखाई करो, तुमको आईएएस बनो, आईपीएस बनो, आईटी भी आईटी, ठीक है, वो तुम्हारी एक अपनी भावना है, तुम क्या करना चाहते हो। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ कि जो हमारे बच्चे हैं विद्यालयों में, जो मैं मिलता हूँ युवाओं से, कि भले तुमको अपनी परीक्षाओं में जो विषय की परीक्षाएं होती हैं, हिंदी है, गणित है, अंग्रेजी है, विज्ञान है, या जो भी विषय आपके होते हैं, उन विषयों की परीक्षाओं में तुम्हें अंक भले कम आ जाएं, 70 भी आवे, 50 भी आवे, कोई बात नहीं, लेकिन जीवन की जो परीक्षा होती है उसमें तुम्हें पूर्णांक मिलने चाहिए। बिल्कुल सही बात है। क्योंकि अगर वो उसकी कमी अगर जीवन में हो जाएगी, आजकल युवाओं में या बच्चों में उसी का अभाव हो रहा है, और ये गलती हमारी है। हमने अपने बच्चों से जो अपेक्षाओं की जो लंबी लिस्ट बना के हम बैठे हुए हैं। हम हमेशा तुलना करते हैं कि फलाने का बेटा या बेटी देखो क्या कर रहा है, तुम क्या कर रहे हो। बिल्कुल, इसको करना बंद कर दीजिए आप। बिल्कुल सही बात है। हर बच्चे की अपनी छवि होती है, उसमें अपनी उसकी ऊर्जा होती है। तो बच्चों को एक बढ़िया आदमी, इंसान बना के आप समाज को परोस दीजिए, वो ज्यादा सफलता है। और बच्चों से यही मेरा कहना होगा कि जीवन की परीक्षाओं में तुम्हें पूर्णांक मिलने चाहिए, और विषय में 2-4 नंबर कम भी आते हैं तो चिंता मत करो, फिर हम उसको पूरा कर लेंगे। कोई बात, बिल्कुल सही बात है। कहने का मतलब ये है कि किताबों के साथ साथ जिंदगी को भी पढ़ना सीख लीजिए। ये जिंदगी जितना कुछ सिखाएंगे, शायद किताबें चूक जाती है। नो डाउट सर ने जो बताया आपको कि जिंदगी की परीक्षा में आपको अधिक पूर्णांक लाने, किताबें ठीक है आज कम है तो कल बढ़ जाएंगे। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। नो डाउट ये सेशन, ये जो एपिसोड है बहुत ही इंस्पायरिंग होने वाला है लोगों के लिए। आज के लिए इस एपिसोड में हम चाहेंगे आपसे विदा लेना, और सच में मैं बहुत कुछ सीखा हूँ आपसे। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन द शो। थैंक्स, बहुत बहुत आभार आप सबों का। ये विचार थे हमारे। शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर शो। आज के इस एपिसोड में यहीं पे हम विदा लेंगे, और फिर मिलेंगे अगले किसी एपिसोड में, और फिर कर रहे होंगे किसी और शख्सियत से बातें। हम लोग मिलेंगे और सीखेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक्स अ लॉट।